90 के दशक में अपनी बिंदास अदाकारी और खूबसूरती के लिए चर्चित रही ममता कुलकर्णी अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई थी। गुमनामी के अंधेरों में गायब ममता का जिक्र उनकी फिल्म या गाना आने पर हो ही जाता है। और हम बता दें कि परिवार में हुआ था और 20 अप्रैल 1972 को, और उन्होंने बॉलीवुड में 1992 में तिरंगा फिल्म से कदम रखा था। इसके बाद वे आशिका आवारा में दिखाई दी। फिर वक्त हमारा है, क्रांतिवीर, करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी और बाजी खां तक चाइना गेट सरी की फिल्मों में काम करके नाम कमाया। 2002 में आई कभी तुम कभी हम के बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 1993 में स्टारडम मैगजीन में टॉपलेस फोटोशूट कराकर वे काफी चर्चा में भी आ गई थी। इसके लिए उन पर जुर्माना भी हुआ था। यही नहीं, चाइना गेट में काम करने को लेकर खबरें उड़ी थी कि छोटा राजन के कहने पर उन्हें यह फिल्म मिली। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही और इसका सुपरहिट गाना छम्मा छम्मा भी उर्मिला के खाते में चला गया। ममता की इस फिल्म के जरिए सीरियस इमेज दिखाने की कोशिश नाकाम रही। ममता के कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर हैं। जब भी ये गाने कहीं सुनने को मिलते हैं तो अचानक इस अभिनेत्री की याद ताजा हो जाती है। जैसे कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए, और भंगड़ा पाले, आजा आजा, भोली भाली लड़की, मुझको राणा जी माफ करना, एक मुंडा, मेरी उम्रदा, ये गाने काफी पॉपुलर हैं। शुरुआत में ममता के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंधों में भी खबर आई थी, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी विकी के साथ जुड़ गया। उनके साथ ये दुबई और केन्या में रह रही थी। उन्होंने एक चैनल पर कबूला था कि उन्होंने विकी से शादी नहीं की है और विकी से जेल में मिलने गई थी। ममता ने इसी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सोचा था कि वे कैसे भी उन्हें जेल से बाहर निकाल कर रहेंगी। विकी जेल से बाहर भी आए, लेकिन ममता भारत लौट नहीं पाई। जिस दौरान विकी जेल में थे, अपने ईश्वर को भक्ति में डुबो लिया था उन्होंने। और ममता ने अध्यात्म पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक योगिन। वह तो बॉलीवुड से गायब ही थी, लेकिन एक तस्वीर ने ममता कुलकर्णी को फिर से चर्चा में ला दिया। उसमें वह माथे पर तिलक लगाए दिख रही थी। इसके बाद खबरें चली कि ममता अब जोगन बन गई हैं। उन्होंने एक चैनल से इंटरव्यू में कहा कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर ध्यान में लग गई हूँ और मैंने ईश्वर के ध्यान में खुद को लगा दिया है। उसके बाद उनका मन ही नहीं किया कि वे ग्लैमर की दुनिया में लौटें गाइस। और एक ऑनलाइन इंटरव्यू में बॉलीवुड को अलविदा कहने की वजह ममता ने कहा, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए ही पैदा हुई हूँ। बॉलीवुड में मैं वापसी पर उन्होंने इस साक्षात्कार में कहा था कि क्या घी को फिर से दूध बनाना मुमकिन है। हेलो गाइस, ये केस वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी का जन्म एक मराठी भाषी परिवार में हुआ था और वह दो बहनें मिथिला और मोलियाना के साथ यहाँ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट में रहती थी। ममता के मराठी उच्चारण और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में असमर्थता के बावजूद उन्हें बॉलीवुड में कई भूमिकाएं मिली। 1992 में तिरंगा से शुरुआत हुई और उसके बाद करण अर्जुन, सबसे बड़ा खिलाड़ी, और कभी तुम कभी हम, काफी पिक्चर्स हैं। और शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान के साथ भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर और लक्स से न्यू फेस पुरस्कार भी मिला। उनकी ज्यादातर फिल्मों में उन्हें ग्लैमरस, सेक्सी गाने और डांस करने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने राजकुमार संतोषी की चाइना गेट में इसे बदलने की कोशिश भी की, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और 1993 के दौरान स्टारडस्ट के सितंबर अंक में ममता ने टॉपलेस होकर, हालांकि अपनी बाहें और स्तनों पर हाथ रखा हुआ था उन्होंने, फिर भी वो विवादों में रही और रूढ़िवादी समूह उनसे नाराज हो गए, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में वर्ष 2000 में अदालतों के द्वारा उन्हें दोषी भी ठहराया गया और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस्लामिक बुर्का पहनकर कोर्ट में पेश होने पर वह एक विवाद में और फंस गई, जिससे उन्हें इस्लामिक समूह का गुस्सा भी झेलना पड़ा। 1997 में जब वे बिहार के एक विधायक के निमंत्रण पर स्टेज शो में उपस्थित हुई, तब विवाद से उनके पीछे पड़ गए और जिन्हें बाद में एक घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। ममता ने इस घोटाले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था। उनकी प्राकृतिक सुंदरता और स्पष्टवादिता ने अन्य प्रमुख महिलाओं के बीच ईर्ष्या और भय को जन्म दिया, जिससे उनके मन और अन्य अभिनेत्रियों, विशेष रूप से उर्मिला मातोंडकर के बीच काफी उनकी आलोचना हुई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ममता बेहद खूबसूरत हैं और फिल्मों में दूसरा मौका पाने की हकदार है।
बॉलीवुड में रातों रात स्टारडम हासिल करने वालों की लंबी फहरिस्त है। कई स्टार अपने कैमरा एक्सपीरियंस, खूबसूरती और बेहतरीन एक्टिंग के बूते पर शुरुआती फिल्मों में ही बॉक्स ऑफिस पर छा गए और दर्शकों के दिलों में राज करने लगे। हालांकि कुछ बड़ी फिल्मों के बाद उनके करियर की गाड़ी डिरेल हो गई, शोहरत उनके सिर चढ़कर बोलने लगी और स्टारडम को वो संभाल नहीं पाए। नतीजा करियर संवारने और ऊंचाई पर पहुंचने से पहले ही बिखरने लगा। बॉलीवुड में चमकते करियर के बिखरने की ऐसी ही एक कहानी ममता कुलकर्णी की भी रही है गाइस। और जैसे कि बताया हमने, 90 के दशक में बॉलीवुड का खूबसूरत चेहरा थी वो, और करियर की शुरुआत में ही उन्हें शाहरुख खान, सलमान, आमिर के साथ काम करने का मौका मिला और अपनी अदाओं से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान भी बना ली थी। लेकिन एक समय था जब राकेश रोशन से लेकर राजकुमार संतोषी जैसे बड़े निर्देशक भी ममता के साथ फिल्मों करने के लिए उनके घर के चक्कर लगाते थे और किसी भी आर्टिस्ट के लिए उनके साथ काम करना बड़ी बात होती थी। ममता कुलकर्णी ने इंडस्ट्री में करियर से शुरुआती दौर में ही बोल्ड और सेक्सी होने का तमगा हासिल कर लिया था गाइज। और जब मैगजीन में उनकी टॉपलेस फोटो आई तो रातों रात उनकी जो चमक थी वो कम हो गई गाइज, और वो संभाल नहीं पाई और बहुत ही साधारण महाराष्ट्रियन परिवार में वो जन्मी थी। उनकी बेटी इतनी फेमस हो जाएगी, उनकी माँ को ये पता नहीं था कि ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइनें लगेंगी। ममता की 2 बहनें भी हैं, मिथिला और मोलिना, जबकि दोनों का फिल्मों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ऐसे में ममता के लिए यहाँ पैर जमाना इतना आसान नहीं था। बावजूद इसके वे स्टार्स के बीच अपनी जगह बनाने में कामयाब रही थी गाइज। और ममता कुलकर्णी को इंडस्ट्री में फिल्म पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जल्दी उन्हें सुपरहिट फिल्म मिल गई थी। और 1993 में उन्होंने सैफ के साथ भी आशिकी आवारा फिल्म साइन की थी। और ममता अर्जुन के मशहूर गीत राणा जी मुझे माफ करना के बाद फेमस होने के बाद 90 के दशक में ममता की गिनती बोल्ड अभिनेत्री में होने के बाद भी जब यह खबर मीडिया में आई, अजय देवगन और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से भी मना कर दिया था उन्होंने। और आपको बता दें कि उनके संबंध ड्रग्स माफिया से हो गए थे, ऐसी खबरें आने लगी थी। और बीच बीच में उनके बारे में ये भी चर्चाएं रहती थी कि अब वह ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर लेंगी। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ममता की मुलाकात विक्की से दुबई में हुई थी, जहां दोनों का मेलजोल बढ़ा और आखिरकार 2013 में उन्होंने शादी कर ली, ऐसी खबरें मीडिया में आई। शादी के बाद विक्की के साथ मिलकर ड्रग्स का बिजनेस संभालने लगी थी वो। और ममता और उनके पति 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी करने का आरोप भी अपने ऊपर लिए हुए थे, बाद में साबित भी हुआ। इस मामले ने कोर्ट में 2016 में उन्हें और उनके पति विकी को भगोड़ा घोषित कर दिया। इसी साल अप्रैल 2018 में ड्रग्स विरोधी कोर्ट ने 2016 ड्रग्स केस में ममता कुलकर्णी के खिलाफ फैसला सुनाया और उनकी 20 करोड़ की जो संपत्ति थी वो जब्त कर ली गई। मीडिया में आई खबरें बताती हैं कि ममता इन दिनों केन्या में है और कोर्ट में उपस्थित नहीं होने के कारण उनकी 20 करोड़ के फ्लैट जब्त कर लिए गए हैं। बहरहाल दूसरी अभिनेत्रियों की तरह ममता के भी कई सपने रहे होंगे नंबर 1 बनने और स्टारडम पाने के लिए उन्हें वह ख्याति नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें चाहत थी। यही वजह थी कि उन्हें नाउम्मीदियों का सामना करना पड़ा और आज यह खूबसूरत चेहरा ड्रग्स की काली दुनिया में न जाने कहां खो गया है गाइस। कहते हैं कि ममता कुलकर्णी की मां खुद एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी लेकिन वो नहीं बन पाई और इसीलिए उन्होंने अपना ये सपना ममता के जरिए पूरा किया और बहुत मेहनत थी उनको यहाँ तक लाने की उनकी मां की गाइस। और 1995 में भारत छोड़ने वाली ममता से जब तपस्या कर रही है ममता, उनके मुताबिक 12 सालों से मैंने तपस्या की, मैं महीनों के आखिर में कुछ नहीं खाती थी, मैंने सिर्फ काली चाय पर दिन गुजारे हैं, इससे मुझे अपनी मां की मौत जैसी कई चीजों से बढ़ने में मदद मिली। ममता ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपनी मां के कहने पर ही फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। midday.com को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैंने आश्रम जाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं फिल्म स्टार नहीं बनना चाहती थी, मैं अभी भी तपस्या कर रही हूँ, मेरे पास बॉलीवुड फिल्मों से कमाया पर्याप्त धन है और इसलिए मुझे दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि वे अमेरिका में फिर से बस गई हैं, फिर भी उनके कई प्रशंसक हैं जो उनके अच्छे होने की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि वे किसी दिन वापसी जरूर करेंगी गाइस। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिन, और उस पर भी उन्होंने काफी कुछ खुलासे किए हैं।